करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये 12th क्लास का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक टॉपिक आता है ओम्स लॉ, जिसको आज हम डील करेंगे और उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली ओम्स लॉ, ठीक है, ये कहता क्या है कि ऑल फिजिकल कंडीशन remains unchanged और कांस्टेंट, ठीक है। सभी फिजिकल कंडीशंस को हम लोग रिमेन्स अनचेंज रखें, कांस्टेंट रखें। जैसे आप देख सकते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, etc, ठीक है। तब क्या होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर is directly proportional to the applied voltage across it। ये क्या कहता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस इट। कहने का मतलब हुआ कि जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के। जैसे जैसे इक्वेशंस में हम लोग जैसे देखते हैं, ये मतलब कि इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, करंट बढ़ेगा, ठीक है। ये कौन बताता है, ओम्स लॉ। और अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है 1/r_v। देखिए कहीं कहीं बुक में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i दिया हुआ रहता है, जो स्टेटमेंट से अकॉर्डिंग गलत था, ठीक है। स्टेटमेंट्स क्या बोलता है कि वोल्टेज करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, वोल्टेज का। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग मेरा करंट बढ़ता हुआ जाएगा। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, v = IR, जो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं। r क्या है, 1/r क्या है, पहले r क्या है, r है रेजिस्टेंस, ठीक है। r क्या है, रेजिस्टेंस है। ये क्या प्रॉपर्टी है किसका, किसी भी मटेरियल का, और हर एक मटेरियल में उसके एरिया, उसके लेंथ पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ऐसे ये बेसिकली ओम्स लॉ में यहाँ पे r क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। r का यूनिट क्या लिखते हैं, जो कांस्टेंट का, ये ओम्स जो साइंटिस्ट था वो अपने नाम पे दे दिया, इसका यूनिट होता है r का क्या होगा यूनिट, ओम, ठीक है। अब ये 1/r क्या है, 1/r उल्टा होता है r का, ये रेजिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, महो लिख सकते हैं। जैसे 1r का ओम तो 1/r का महो कंडक्टेंस का, या फिर सीमेंस लिखते हैं, ठीक है। ये इसका यूनिट होता है। कहने का मतलब हुआ, ठीक है। तो ये कंडक्टेंस। अब हम बताएंगे कि r किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। r किस चीज़, r = ρl/a, ठीक है। ये रो क्या है, देखिए ये सब जानना जरूरी है, किसी भी कंपटीशंस में छोटा छोटा चीज़ पूछा जा सकता है, और ये बेसिकली सारे कंपटीशंस में पूछ लेता है। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक और नाम से ये जाना जाता है रेजिस्टिविटी। ये देखिए रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, वो डिफाइंड होता है, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो पहले से ही कांस्टेंट होता है। अब ये होता है,
देखिए ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और क्या है, रेजिस्टिविटी रो, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा रो रहेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। जैसे आर फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, लेंथ है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कहने का मतलब कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसा मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा रेजिस्टेंस कमेगा। ये अगर इंक्रीज करेगा तो ये मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कहते हैं, मान लिया जाए ये वायर है, तो ये वायर का ये जो एरिया है, ये जिसको मोटाई थिकनेस कहते हैं, ये है मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का जो अपोज करता है किसको, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, रेजिस्टेंस अपोज करता है। मतलब अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट मेरा डिक्रीज करेगा, ये चीज़ समझ में आ रहा है। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट मेरा डिक्रीज करेगा। तो अगर हम बोलें कि किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज किया, तो अगर ए इंक्रीज किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज किया, इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज किया। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करेगा मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा इसका मतलब करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं हम लोग कि मोटा वायर में करंट ज़्यादा फ्लो करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बेसिक को हम लोग समझेंगे। ऐसा क्वेश्चंस भी रहता है कहीं कहीं, जो कोरिलेशन करने के बाद हम लोग समझ सकते हैं, एक दूसरे से सारा चीज़ रिलेशन है, वो रिलेशन करके समझ सकते हैं। और फिर हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे लेंथ, अगर लेंथ मेरा इंक्रीज कर गया, लेंथ अगर मेरा इंक्रीज कर गया तो सीधा सा क्या होगा कि मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। अगर लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो लेंथ अगर इंक्रीज कर गया, किसी का वायर का लेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम इस चीज़ में एक और चीज़ आते हैं, इसके आगे फिर हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे कि वायर को स्ट्रेच कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, तो उसका रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट करता है, ये सब IIT JEE में क्वेश्चंस आता है। तो हम लोग आगे देखेंगे इसमें एक और कि पावर का, ठीक है, जो हम लोग पावर बेसिकली पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी में पावर पढ़ते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या था, P इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट, इसको क्या बोलते हैं, पावर। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। अब देखिए हम लोग रिलेशन बनाएंगे पावर के यूनिट के वाट से, किस किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। एक वोल्टेज इनटू करंट अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देगा पावर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर दिए, ये इक्वेशन 1 में अगर इक्वेशन यू में वैल्यू पुट कर दिए तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर इंटू आई, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये भी क्या है, पावर, ठीक है। देखिए पावर एक ये भी है आई स्क्वायर आर, पावर V इंटू आई है, वोल्टेज इंटू करंट भी करेंगे तो पावर ही देगा। और एक और दूसरा इक्वेशन अगर यहीं से हम लोग निकालें, ठीक है, I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर, और इसी को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू V इंटू वी बाई आर। तो एक और क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये भी क्या यूनिट रहेगा, वाट, ठीक है। ये भी यूनिट क्या रहेगा, वाट। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट अगर कहीं पे वोल्टेज दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ तो पावर इस तरह से निकाल सकते हैं, कहीं वोल्टेज दिया हुआ, करंट दिया हुआ तो पावर इस तरह से निकाल सकते हैं, कहीं करंट दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ तो पावर इस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर ये तीनों में कोई भी अननोन है, अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो बेसिकली हम लोग सॉल्व कर लेंगे इससे। अगर रेजिस्टेंस यहाँ से अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर V निकालना है तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू रूट ओवर P इंटू आर, P R इधर ले गए और स्क्वायर रूट तो इधर कर दिया, तो ये मेरा वोल्टेज निकल गया। वोल्टेज का यूनिट क्या होगा, वोल्ट, ठीक है। देखिए ये ओम्स लॉ में एक डायग्राम है, जो जैसे हम लोग ओम्स लॉ में क्या लाए कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये लाए। कहने का मतलब ये मेरा क्या है,
डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस में रखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस में रखते हैं। कहीं कहीं बुक में उल्टा देखेंगे जो गलत है। अब देखेंगे जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, कभी भी वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, लिनियरली बढ़ेगा, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये होता है ओम्स लॉ में कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे मेरा करंट बढ़ेगा। अगर किसी भी मटेरियल में वोल्टेज बढ़ाने से करंट उसके प्रोपोर्शनल बढ़ता है तो हम कहेंगे वो मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। आगे पढ़ेंगे लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, तो उसमें देखेंगे लीनियर एलिमेंट उसको कहते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट उसको कहते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आपको ले लेंगे ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर वही लेंगे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, तो ये सब ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर स्लोप की बात करें, ये थीटा की बात करें, ये थीटा की बात करें, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू चेंज इन डेल्टा आई बाई डेल्टा भी, जो चेंज हो रहा है स्मॉल चेंज, अगर यहाँ पर बात करते हैं तो स्मॉल चेंज, टेन थीटा इक्वल टू, और डेल्टा आई बाई डेल्टा भी के क्या बोल देंगे हम लोग जानते हैं कि भी इक्वल टू आई आर होता है, तो आर इक्वल टू भी बाई आई होता है, ठीक है। यहाँ वन बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाई भी, और वन बाई यह क्या है, कंडक्टेंस, तो ये क्या है, वन बाई आई आर इक्वल टू जी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कहने का मतलब हुआ कि जो ओम्स लॉ के जो स्लोप आपको देगा वो किसका वैल्यू देगा, कंडक्टेंस का देगा, ठीक है। डेल्टा आई बाई डेल्टा भी क्या देगा, वन बाई आर, जो होता है वन बाई रेजिस्टेंस का उल्टा होता है क्या, कंडक्टेंस, तो लीजिएगा कंडक्टेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि कंडक्टेंस का वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा, कहने का मतलब उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अब कंडक्टेंस जी है और जी किसका है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, आर का। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस मेरा बढ़ेगा, रेजिस्टेंस जैसे जैसे मेरा बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और जैसे जैसे रेजिस्टेंस घटेगा, आर का वैल्यू जैसे जैसे घटेगा, मेरा क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। अब कंडक्टेंस बढ़ेगा कहने का मतलब हुआ कि कंडक्टेंस बढ़ेगा कहने का मतलब कि करंट का जो फ्लो होगा वो इजीली फ्लो हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजीली फ्लो हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सिल्वर एक सुपर कंडक्टिव मटेरियल है, कहने का मतलब कि सिल्वर में आसानी से करंट को फ्लो कर जाता है। लेकिन अगर वही हम आयरन लेंगे, ठीक है, एल्युमिनियम लेंगे, तो वहाँ पे करंट बहुत कम फ्लो कर पाता है। कम फ्लो का मतलब कंडक्टर वो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं कहलाता, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट फ्लो करता है बहुत कम करता है, ठीक है, एज ए कंपेरिजन टू सिल्वर या फिर कॉपर, उसके कंपेरिजन में करंट कम फ्लो करता है एल्युमिनियम एज ए और आयरन में। अब देखिए एक चीज़ और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनिट निकालने का जो बात था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। रो के बारे में क्या बोल रहे थे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब इस चीज़ का यूनिट कभी कभी पूछ लेता है कि इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, तो यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्या होता है, लेंथ का यूनिट मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट मिलेंगे, और इसका यूनिट ओम, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर में एक कट गया, इधर आ गया, तो रो इक्वल टू क्या हो गया, ओम मीटर, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो ओम मीटर, ठीक है। उसी तरह अगर कंडक्टेंस का यूनिट बोले, तो कंडक्टेंस का यूनिट हम लोग क्या पढ़े हैं, वन बाई आर मतलब महो, और महो को क्या बोल सकते हैं, एक और चीज़ क्या बोलते हैं, महो को सीमेंस, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा बेसिक्स, और इसके आगे एक दो नोमेंकल करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ लेंथ ऑफ द वायर स्ट्रेच 2 times एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज 4 times, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस। कहने का मतलब हुआ कि जो लेंथ है वायर का उसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वो कितने लंबाई जो ओरिजिनल लेंथ से होता है, वो जैसे ओरिजिनल मेरा क्या है, मान लीजिए ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस था आर इक्वल टू रो एल बाई ए है, ठीक है।
लेकिन जो नया वाला वायर जब स्ट्रेच कर देते हैं, खींचते हैं, तो किसी भी खींचने से मटेरियल वो थिन हो जाता, पतला हो जाता। तो लेंथ मेरा इंक्रीज कर गया नया वाला 2 टाइम्स, मतलब 2L। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो नया मान लिया आया न्यू वाला, ये न्यू के लिए है, वो कितना हो गया 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स वो घट गया, ठीक है, डिक्रीज कर गया, मतलब A/4 हो गया, ठीक है। 4 टाइम्स क्या हो गया, अगर वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका लेंथ इंक्रीज कर जाता है, इसी बोर्ड को अगर स्ट्रेच करेंगे तो इसका लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, घट जाएगा। तो बताया जा रहा है कि 4 टाइम्स घट जाता है, तो ये हो गया। अब जो नया वाला रेजिस्टेंस हम लेते हैं, मान लीजिए R1, तो उसका क्या होगा ρL1/A1। लेकिन देखिए ρ दोनों में सेम रहेगा, क्यों कि जो रेसिस्टिविटी है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इस मटेरियल का फिक्स होता है, मतलब किसी भी मटेरियल का फिक्स है। अगर वायर हम कॉपर का ले रहे हैं, कॉपर का लेंथ इंक्रीज करा रहे हैं, तो उसका तो रेसिस्टिविटी फिक्स है, पर भले उसका लेंथ इंक्रीज कर रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज कर रहा है, लेकिन रेसिस्टिविटी उसका फिक्स है, तो ρ तो फिक्स है। अब R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ρL1 के जगह में क्या हो गया, लेंथ इंक्रीज कर गया 2L, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा A/4, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ρ 2 × 4 L/A। अब क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 ρL/A। अभी ρL/A क्या है, ओरिजिनल वाला रेजिस्टेंस है, तो R1 इक्वल टू 8R। कहने का मतलब हुआ कि जो रेजिस्टेंस है, जो नया वाला रेजिस्टेंस है, वो मेरा 8 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा, ठीक है, ओरिजिनल से। जो न्यू वाला रेजिस्टेंस आ रहा है वो 8 टाइम इंक्रीज कर जा रहा ओरिजिनल से। तो यही मेरा आंसर हो गया कि अगर हम लेंथ इंक्रीज कर दिए 2 टाइम्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 टाइम से डिक्रीज कर गया, तो मेरा रेजिस्टेंस 8 टाइम से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं कंपटीशन में, और आगे हम इसको देखेंगे, ठीक है।